नए फैंस आज हम देखेंगे गाजी कुत्ता का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इंजन को दिखाया जाता है जो जमीन में पड़ा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 घंटे पहले की कहानी बताई जाती है। लगभग 1 घंटे पहले सभी लोग डेजर्ट से होते हुए एमू के पीछे पीछे जा रहे होते हैं और फाइनली यहाँ पे एमू के घर में पहुंच जाते हैं। और ये घर आम घरों की तरह नहीं था, ये एक बहुत बड़ा टावर था जो खंडर पड़ा हुआ था। और इंजन इस टावर को काफी बार नोटिस कर चुका था और उसने यहाँ पे हमेशा यही सोचा इतनी खतरनाक जगह में आखिरकार कौन रहेगा, इसलिए उसने कभी हिम्मत ही नहीं की अंदर आकर देखने की। और बाकी लोगों का भी यही हाल था और सब लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे आखिर का इतना बड़ा टावर खड़ा कैसे है। और किलेला और सपोर्टर सब नोट कर रहे थे। रूडा अब बस ये सोच रहा था ये टावर इतना ऊंचा है कि जो स्पेयर पे पहुंच सके। एमो धीरे धीरे सीढ़ियों की मदद से सभी लोगों को अपने कमरे की तरफ ले जाती है और चलते चलते सबसे कहते तुम्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अब, और यहाँ पे स्मेल नहीं आएगी। और वैसे भी किसी के घर पर आकर अपना चेहरा छुपाना काफी गलत बात है। और इतना ही सुनते सब लोग अपना मास्क उतार देते हैं और सभी के चेहरे देखकर एमो उनकी तारीफ करने लगती है। इंजन को देख के कहती कितना हैंडसम है, रियो को देख के तो पेटी है। रिपोर्टर्स अभी भी सब कुछ नोट कर रहे थे और तभी रोड आगे बढ़ता है और पूछते हम लोगों ने सुना है आपको उस बंदे के बारे में पता है जो अपनी वजह से स्पेयर और ग्राउंड के बीच में आ जा सकता है, क्या सच में ऐसा कोई बंदा है। और यहाँ पे माहौल काफी सीरियस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एमो टॉपिक चेंज कर देती है और बोलते हैं चलो बात करते हैं क्रिसिस की। रूडो हैरान हो जाता है। एमो बताते हैं उसे ऐसे लोग काफी पसंद है जिनकी स्मेल काफी अच्छी हो। और पीछे खड़े वो बिग मैन की तरफ देखते हुए बोलती है उसकी खुशबू तो लाजवाब है। और फिर यहाँ पे पागल वाली स्माइल दे देती है। यहाँ पे इंजन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है हम यहाँ पे रोमांस की बातें करने नहीं आए हैं, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई प्राइस चाहिए तो बताओ हम पेमेंट कर देंगे। ये सुनते हैं यहाँ पे एमो का असली चेहरा दिखने लगता है, लेकिन बस हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनते हैं यहाँ पे एमो का असली चेहरा दिखाई देने लगता है। वो यहाँ पे पागल वाली हरकतें करने लगती है। वो यहाँ पर अपने चेहरों को अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगती है और यहाँ पे सिचुएशन काफी अजीब हो जाती है। वो बस यहाँ पर बस यही चाहती है, वो चाहते हैं सब लोग चुपचाप हो जाए, वही बातें करे जो वो चाहती है। और तब यहाँ पे एंजल अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और सच बोलो यहाँ पर तुम्हें अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए। अब यहाँ पे एमो गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो कपड़ों के ऊपर कमेंट करते हैं। और तभी अपने जूतों का इस्तेमाल करके अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है। उन जूतों का वही डिजाइन है जो रूडो के ग्लव से बना हुआ है। रूडो यहाँ पे नोटिस करता है, लेकिन उससे पहले डैनमन इंजन को यहाँ पे बेहोश कर देते हैं। सब लोग यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और इंजन यहाँ पे जमीन पर पड़ा होता है और रूडो यहाँ पे शौक में आ जाता है। सभी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं तुमने क्यों किया। डैनमन यहाँ पे एमओ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग लगातार है डैनमन कंट्रोल में है, लेकिन टेंजी कहता है डैनमन सच उन चीजों को यकीन करता है। और फिर एमओ पे डेंजर से इस्तेमाल के साथ आगे बढ़ती है। डैनल पहले से मेरा फैन था, मेरे लिए सबको धोखा देने के लिए तैयार है। और तभी अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है। रूड यहाँ पे और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे यहाँ पे ये लगने लग जाता है जहाँ भी वो जाता है वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और सभी को शौक यहाँ पे तब लगता है जब यहाँ पे एमओ अपनी पावर बताती है, मतलब यार कि आपकी यादों की स्मेल को दोबारा से रिक्रिएट कर सकती है और लोगों की यादों में हेर फेर कर सकती है। और यही सब कुछ यहाँ पर रूडो के साथ कर रही थी ताकि उसे चीवा के रूप में देखे। रूडा अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ पे उसका फर्स्ट लव भी थी और भाई पर दूसरी तरफ से उसका दिल भी तोड़ा था। आशी सबका फायदा उठाकर एमओ से मैनिपुलेट करने लगती है। और जैसे जैसे हमें टाइम बीतता है सभी लोग यहाँ पर एमओ के कंट्रोल में आने लगते हैं। सिर्फ टैंगजी और जग्गा ही मार्क्स पहन के बच पाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे एमओ का पल्ला भारी पड़ने लगता है। रूड यहाँ पर साथियों के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। अब ये मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। रूड यहाँ पे अनजाने में अपनी टीम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। रूड अब बोलता है अब मैं कोई पावरलेस बच्चा नहीं, मेरे पास सब पावर है, मैं कुछ भी लॉस नहीं करूंगा। टैंगजी और जनका थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। और जैसे टाइम अपना बैट इंस्ट्रूमेंट निकालता है और सीधा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जो कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एएनए फैंस आज हम देखेंगे काजू कोत्ता का एपिसोड नंबर 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में लड़की दिखाई जाती है। वो एमो होती है जो अपने पति डरवन से बात कर रही होती है और अपने पति से कहती क्या बात है इतनी गंदी जगह में तुम्हारे फूल खिल रहे हैं, ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। डरवन मुस्कुराते हुए बोलता है वो और भी फूल लगाएगा अब पूरे घर को फूलों से भर देगा। लेकिन ऐसे सब कुछ चेंज हो जाता है। अब दोबारा समय प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जनका और टेम्सी के खिलाफ सभी लोग उनके सामने फाइट करने के लिए खड़े होते हैं। टेम्सी अपना बैट इंस्ट्रूमेंट निकालता है और जैसे टेम्सी से एक्टिवेट करता है उसके वेपन के अंदर से बहुत सारी रस्सियां निकलती हैं और सभी लोगों को रस्सियां पकड़ लेती हैं। एमो गुस्से में बोलते हैं तुम अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आखिर तुम इतने मतलब ही क्यों हो। लेकिन टाइम से हमसे खड़े होकर उसको देख रहा होता है और फिर यहाँ पर वो एमो को पकड़ लेता है। जनका होता है लड़की का मामला जल्दी से खत्म करो वरना यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ ग्रिश टॉम से मिलता है। टॉम से बताते एजेंट काफी समय से बेहोश पड़ा है, असल में तो यहाँ पर वो नाटक कर रहा है ताकि आप उसे अटैक करने का मौका मिल सके। टैम्सी के जाने फंसने के बाद एमो यहाँ पर दर्द में चिल्ला रही होती है और उसके यहाँ पे चीखें सुनकर बाकी सब चिल्लाने लगते हैं और अपना को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं।
एमसी कहता है ये बहुत ज्यादा हो गया, वो अपना अटैक कर देता है। सब यहाँ पे दूर जाके गिरता और घायल हो जाते हैं। जिनका कहते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एमसी कहता है अब हमें सब कुछ संभाल लिया है। अब हमें किन्नर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। कार्वर सैम से पूछता है तुम्हें मिशन की इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी। सैम यहाँ पे थोड़ी उदास मूड में होती है। कार्वर समझ जाता है पर रोडो को लेकर परेशान है। अब हमें एंजन को दिखाया जाता है। एंजन यहाँ पे एमओ के जूते उठाता है और उनको सूंघता और अपनी नाक बंद कर लेता है। वो बोलता है इतने गंदे जूते पहनती हो, इन्हें तुम कभी धोती नहीं हो क्या? ये सुन के यहाँ पे सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर रोडो सीरियस होते हैं, अपना मास्क उतारता है और फिर यहाँ पे एमओ के पास जाता है। एमओ सोचते साथ उसको उसकी खुशबू पसंद आ गई, लेकिन तभी अचानक से रोडो उसके मुंह पर पंच मारता है। ये देख के यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं। एंजन जनका बाकी सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। आखिर यहाँ पर रोडो क्या कर रहा है? रोडो यहाँ पर रुकता नहीं और लगातार पंच मारना स्टार्ट कर देता है। गिरी से आपस रुकते हुए बोलता है आप वो पावरलेस और ऊपर से लड़की भी है। रोडो चिल्लाते हुए बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की है कि नहीं, उसने यहाँ पे हमें मार दिया था क्योंकि वो गिवर है। अचानक बैकग्राउंड यहाँ पे सीरियस हो जाता है। एंजन यहाँ पर रोडो समझाता है अगर ग्रो करना है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, और वहाँ पर रोडो से थोड़ा मजाक भी करता है। एंजन यहाँ पर रोडो से बोलता है चलो माफी मांगो। दूसरी तरफ यहाँ पर टॉम एमओ की मनोपट्टी कर रही होती है। एमओ यहाँ पर अपनी मदर के बारे में बताती है, उसी के हमने यहाँ पे उसको सूज दिए थे और वो स्पेड से ग्राउंड में आते आते लोगों को हमेशा देखती रहती है। इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट में जरूर बताना, और अगर तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैंस कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे गाजू को तक एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग एम्बो की बैक स्टोरी से होती है। जब वो छोटी थी तब उसकी मदर ने उसको एक अजीब आदमी को भेज दिया था। उसकी मदर ने उसको बताया ये आदमी उसका हमेशा ख्याल रखेगा और हमेशा तुम्हें प्यार देगा। ये सुन के एम्बो की काफी खुश हो जाती है और खुशी खुशी उस आदमी के पास चली जाती है। ये बंदा एम्बो को उसी टावर में लेके गया और वो बंदा एम्बो से बोलता है आपसे हम यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे हमें कोई परेशानी भी नहीं करेगा। और यहाँ पे बंदा थोड़ा अजीब होता है और फिर हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है। ये बंदा यहाँ पे एक चोर था और काफी सामान चोरी करके लाता था। ये बंदा एम्बो से बोलता चलो वही रिचुअल करते हैं, एक प्रिंस और प्रिंसेस करते हैं, लेकिन एमा बोलते हैं मुझे रिचुअल अच्छा नहीं लगता है और उसे अजीब लगता है। ये बंदा एमो से बोलता है हमें यहाँ पर प्यार हो गया है इसलिए आप हमें एक सेरेमनी करनी चाहिए, और इस सबके आड़ में बंदा एमो के साथ गलत काम करता है। उस समय बाद यहाँ पे दो बंदे आते हैं मास्क पहनकर। ट्रैफिकर इन दोनों से पूछा तुम दोनों कौन हो और तुम लोग मेरे घर में कैसे घुसे? तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं एक गिवर हूँ। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उसके जूते थे, तब इनमें से एक बंदा उसके पास जाता है और उसके मुंह पर पंच रख देता है और उसके जूते निकालकर एमो को दे देता है और कहता है ये जूते सिर्फ तुम्हारे लिए बने हुए हैं और अभी तो जो अकेलापन महसूस हो रहा था उसे ये जूते दूर कर देंगे। एमो उन जूतों को रख लेती है और ये बंदे खिड़की के पास जाते हैं। वो बंदे बोलते हैं अब से जूते तुम्हारे हैं और अब से जूतों का अच्छे से ख्याल रखना, और तब इस बंदे के गोल्डन पंख आ जाते हैं और वो दूसरे बंदे को लेकर उड़ जाता है। एमो देखती है बंदे उड़ते उड़ते आसमान में चले जाते हैं और एमो उनको एंजल समझती है और तब इस ट्रैफिकर बंदे को होश आ जाता है। वो एमो को डांटने और मारने लगता है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूतों को हाथ लगाने की? एमो का पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसका पहली बार हो रहा था और यहाँ पर वो समझ गई थी कि इतने दिनों से उसका बुरा हो रहा था और वो उन जूतों को उसको नहीं देगी क्योंकि एंजल ने कहा था ये जूते सिर्फ उसके लिए बने हैं। अब हमें पलटन का सीन दिखाया था जहाँ पर रूड एमो से माफी मांगने आया था। वो लोग कहता है चोपड़ा हुई हमारे को अपनी कहानी बता रही है। अब हम देखते हैं उन जूतों से एमो की पावर अवेकन हो गई थी और उन जूतों ने एमो को अपना मालिक समझ लिया था। जो देख यहाँ पर बंदा काफी हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर जूता एमो से वापस मांगता है, लेकिन एमो बोलते हैं उसे ये जूते काफी अच्छे लग रहे हैं इसलिए वो इन जूतों को रखना चाहती है। और अब वो बंदा एमो से जूते छीनने लगता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से एमो पागल से होती है और उस पर अटैक कर देती है। दोनों में यहाँ पर झगड़ा होता है और एमो उस बंदे को धक्का मार के टावर से नीचे गिरा देती है, जिससे यहाँ पर बंदा पर मर जाता है। और अब यहाँ पे एमो को समझ आ गया था उसकी मदद ने आप उसे बेच दिया था, लेकिन यहाँ पे एमो को चीज पे यकीन नहीं था। और फिर इसका कचरा वाले रेगिस्तान में बहुत से लोग आए और एमो सभी लोगों से प्यार चाहती थी। तब एमो कुछ समय बाद उस एंजल को वापस नीचे आते देखती है, लेकिन इस बार वो बंदा अकेला था। एमो की कहानी को सुनकर सब लोगों को शौक लगता है। वो लोग पूछते आखिरकार ये एंजल कौन है? वो कहता शायद स्प्राइट हो, एमसी कहता शायद ऐसा कोई सा गिवर जिसके पास जुड़ने वाली पावर हो। जिनका बोलता है इसकी दिमाग की हालत खराब है इसलिए शायद कोई एंजल हो ही ना और इसकी सिर्फ इमेजिनेशन हो। एंजल यहाँ पे एमो से पूछता है उसने एंजल को कितने दिन पहले देखा था? एमो बोलता था करीब 1 महीना पहले, और तब एंजल बोलता है उसी समय रूडो भी नीचे गिरा था। एमो यहाँ पे उसके मार्क्स की फोटो ही बनाती है जिससे देख रूडो पहचान जाता है कि और कोई नहीं है, ये वही आदमी जिसने रेक्टो को मारा था। अब रेक्टो के मरने का यहाँ पे ग्राउंड पर आ गया था और उसके साथ इसका एक साथी भी है। ये बात सुन के यहाँ पर रूडो काफी खुश हो जाता है। वो लोग जरूर मेरे पीछे पीछे यहाँ पर ग्राउंड पर आए होंगे, एक बार यहाँ पर वो मेरे हाथ में आया तो मैं उनसे सब कुछ पूछ लूंगा आखिर वापस इस पेड़ में कैसे जाना है, उन्होंने रेक्टो को क्यों मारा, और वो दोनों से रेक्टो की कवर के सामने माफी भी मंगवाएगा। एम अब रूडो से बोलती है वो उसी की तरह है और उसके गिरफ्त ने भी उसके अकेलेपन को दूर करा होगा और उसका समझ आ गया तो ट्रैफिक उसके साथ करता था वो प्यार नहीं था। एमओ भी दोस्त बनाना चाहती थी लेकिन अब उसे बाहर जाने में डर लगता है। रूड अब उसकी तरफ दोस्ती का हाथ उड़ाता है, इसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं। ये एमओ को भी उसका चलने को बोलते हैं लेकिन एमओ मना कर देती है, कहती है उसे कुछ काम करना है, लेकिन
नहीं कभी रोडो से मिल जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। रोडो उससे बोलता है उसे वापस मिलने जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पर लोग ऐसे चले जाती हैं। एंजल बोलता है हमें पता चल गया है, कोई एंजल है जो बॉर्डर क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। और रोडो की तरह बैटल एमओ के पास भी है, यानी कि वही वॉचमैन सीरीज के होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं एमओ के घर में कोई गुस्सा आया है जो यहाँ पर उसका जूता छीन लेता है। ये और कोई नहीं जेवर था। वो अपने बॉस कंफर्म करता है कि उन्हें सामान मिल गया है, तो उसका बॉस कहता है चलो गेम स्टार्ट करते हैं। 80 से अपने पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का अपने कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आता वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए फैंस कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे गाजू को तक एपिसोड नंबर 14। अब तक हमने देखा एंजल और बाकी सब वापस अपने हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। एंजल बोलता है हर समय बस वो ड्राइव करता है और अगर कोई चलाएगा तो हम सब सो जाएंगे। ग्रीस तो घटिया ड्राइविंग करता है, कब खाई में गाड़ियों को ज्यादा पता ही नहीं चलेगा। रूरो नोटिस करता है कि रियो के पैरों पर निशान बने हुए थे, यानी कि रेमनिंग का स्पेल हर चोट ठीक नहीं करता है, वो बस हमें जानलेवा चोटों से बचाता है। और ज्यादातर हमने तो टाइम से नहीं किए थे। एंजल बोलता है 9 मिनट अलर्ट के दाने का यही तो खतरा है, हमें किसी डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए जाना चाहिए। तब इन लोगों को पास में सिटी दिखाई देती है और ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। रूडो देखता है उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही है, ये वही जगह है जहाँ रूडो पहले भी आ चुका है। और वो बुढ़ी डॉक्टर अभी भी लोगों पर चिल्ला रही थी। यहाँ पे बैठा एक बंदा बोलता है वो उस बुढ़िया के पास कभी वापिस नहीं आएगा, ये इतना ज्यादा गुस्सा करती है इसलिए इस पास कोई नहीं आता। लेकिन एंजल जब यहाँ से निकलता तो उसके पास जरूर आता है, क्योंकि एंजल को काफी कमाल की लगती है, क्योंकि उन पहले डॉक्टरों में से थी जो बॉडी पोल्यूशन का इलाज करती थी। उसने पोल्यूटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी, लेकिन इसके ऊपर इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया, इसलिए अब उस पर चिल्लाती रहती है। और उसका यहाँ पर नाम एलिस है और ये एसी और अगस्त की दादी है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, इसलिए कभी का एलिस से मिल आते रहते हैं। और एसी ने डॉक्टर भी अपनी दादी से सीखी है। सब लोग यहाँ पे इलाज करा लेते हैं और एशिया और अगस्त मोटरसाइकिल से यहाँ पर आए थे और इसलिए वो जल्दी से निकल लेते हैं। और वो कहते हैं बादल आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से छुपने की जगह ढूंढ लेना। ये लोग यहाँ पे स्पेयर को बादल कहते हैं। वो बादल की तरह चारों तरफ घूमता रहता है और नीचे का छड़ा फेंकता रहता है, और जिससे बचने के लिए लोगों ने सेफ जोन बना रखी है। और इसके छड़े के गिरने की वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं, और इसीलिए सारे लोग स्पेयर से नफरत करते हैं। और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पे ही मारा जाता है। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है रूडो और वो एंजल मारी क्यों नहीं गए और बॉर्डर को पार कर गए। रूडो का तो उसे तो नहीं पता, लेकिन उसने कुछ चीज तो देखी थी जो वो यहाँ पर भूल गया है। तभी एंजल का फोन बजता और सेम उससे कहती है वो जल्दी से हेडक्वार्टर वापिस आ जाए, क्योंकि हमारे एनिमीज ने हमारे पे हमला कर दिया है। एंजल अब पीछा रास्ते से एंटर करता है और कहता है एनिमीज ने हमारे पर हमला कर दिया है, और जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इनमें से एक बंदा आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग यहाँ पर रूडो को लेने आए थे, क्योंकि यहाँ पर रूडो एक स्प्राइट है। ये लोग यहाँ पर धमके थे जल्दी से हमें स्प्राइट दे दो वरना पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये लोग बस यहाँ पर ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे और इनमें से कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे। और तभी ये लोग देखते थे रॉकेट चलाया था, उससे तो बिल्डिंग में खरोच भी नहीं आई थी। और जो लोग साइड से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी वापिस आ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग में जा ही नहीं पाए। सैमी उनको बताती है अगर इनको हेडक्वार्टर के अंदर आना है पहले इनको सेटिंग से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं घुस सकता है। और सैमी खुद बाहर आ जाती है और उनको अटैक करने को बोलती है, और उनमें से सैमी के ऊपर रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन सैमी उस रॉकेट को देखते ही पकड़ लेती है और वापस इन लोगों की तरफ फेंक देती है। वो बंदे यहाँ पे सैमी के ऊपर गोली भी चलाते हैं, लेकिन वो उनकी गोली से आराम से बच जाती है और इसके बाद वहाँ सबको पेल देती है। अब यहाँ पे इंजन में आया था, सैमी बोलते हैं बस मामूली से गुंडे थे। वो एक बंदे से पूछती है आखिरकार तुम्हें किसने बताया, हमारे पास एक स्प्राइट है। और इंजन बोला शायद यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये लोग खाना खाने के रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था और वो अपने मन में बोलता मैं दिन भर की थकान मिटाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, यहाँ अच्छा खाना और लोग मिलते हैं बस इन गिवर्स को छोड़ के, क्योंकि जिंदगी और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से चिपके रहते हैं। और यहाँ पे कितनी क्रीपी बात है, और यहाँ पे इनकी आंखें भी कितनी अजीब है। और फिर यहाँ पर रोडो को देखता है, रोडो को देखकर रखवाने से भाग जाता है। रोडो इन लोगों से कहता है यहाँ पर हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। एंजल बोलता है आराम करना भी तो जरूरी है। रियो बोलती है हर मिशन खत्म होने का हम साथ में खाना खाते हैं, अगर अच्छे से खाएंगे तभी तो आगे लोगों से लड़ पाएंगे, भाई पहली बार नहीं कि हमारे पे हमला हुआ हो। तो रूडो पूछता है कि हर बार सैमू ने मार के भगा देती है। एंजल बोलता हाँ सैमू से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। रूडो पूछता अगर वो तो स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा रिसेप्शन पे क्यों बैठी रहती है। एंजल बोलता है सैमू के ग्लासेस उसे आई साइड की पावर्स देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके वो ट्रस्ट मास्टर को कैसे मारेगी। और वो खुद भी एक ऑफिस में बैठकर काम करना चाहती थी, जरूर नहीं कि हर गिवर ट्रस्ट मास्टर से लड़ पाए। रियो यहाँ
पे कहते डिपेंड करता है उसने अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। जो बंदे अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी पूरी इस्तेमाल करते हैं वो अटैकर बन जाते हैं और बाकी लोग डिफेंडर होते हैं। रोडो उनसे कहता है उसे और भी अलग प्रकार की कीवर्ड देखने हैं और तब यहाँ पे 3 क्लीनर्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे टीम चाइल्ड है। रोडो उनको पहचान जाता है, इनमें से एक ने रोडो की कैंडी खाई थी इसलिए वो इनसे अपना खाना छुपा लेता है। गीता नाम की लड़की रोडो से मिलने आई होती है लेकिन रोडो से नहीं पहचानता। वो कहते हैं रोडो पहली बार हेडक्वार्टर में आया था तब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। इसका नाम गीता है, दूसरे का नाम डियर सेंटा और इनके लीडर का नाम है ब्रो सेंटा। गीता रोडो से पूछे रखते है ऊपर की दुनिया कैसी है तो ब्रो से समझाता है उसे ऐसी बातें हेडक्वार्टर के बाहर नहीं करनी चाहिए। एंजल बोलता है आसपास के लोग सुन लेंगे। रोडो ऊपर से आया है और टकस नहीं बताया था उनको इन्फॉर्मेशन किसी बार में मिली थी। कोई अननोन बंदा आया और फ्री में इनको इन्फॉर्मेशन देकर चले गया। असल में वो देखना चाहते थे कि हेडक्वार्टर में घुसना कितना मुश्किल है। गीता रोडो के पीछे पड़ जाती है आखिर उसका फेवरेट काइजू कौन सा है। एंजल बोलता है ये काम भी रेडर्स का ही हो सकता है। रोडो अब दूर जाके बैठ जाता है और बोलता है और हमें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तब यहाँ पे पास में बैठा एक बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, शायद यहाँ पर रेडर्स होंगे और आजकल वो किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं इसलिए तो इस्तेमाल रहना चाहिए। रेडर्स को अब नया बॉस मिल गया है इसलिए उनको जो भी चाहिए वो हासिल करके रहेंगे और अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो तुमसे अच्छा सब कुछ छीन लेंगे। तब ये बंदा अपने पास से जूते निकालता है जिन्हें देखा पर रोडो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जूते एमओ के होते हैं और रोडो के सामने जो बंदा बैठा और रेडर्स का बॉस है और उसके सामने पोटल वाली लड़की बैठी हुई थी। अभी टीवी पे न्यूज आते एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये बंदा रोडो को ये बताता है वो ये रेडर्स का बॉस है। अब वेदर रिपोर्ट हमेशा देखनी चाहिए चाहे वो किसी भी चीज के बारे में हो। तभी रोडो और बाकी सब इस बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन तभी लड़की पोर्टल खोल देती है जिसका तरफ बॉस और रोडो दोनों चले जाते हैं। इंजन यहाँ पर रोडो का पैर पकड़ता है इसके बाद सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद वो लड़की भी यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे बस गिरिश फॉल और टॉम ही रह गए थे। ये लोग यहाँ पर किसी गुफा वाली जगह पर आके गिरते हैं और इनको अपने सामने बॉस और उसके चमचे दिखाई देते हैं और रोड यहाँ पर काफी गुस्से में था। वो आगे बढ़ के पूछता उन लोगों ने एमओ के साथ क्या किया और इसी सीमा एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट को जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एनएफएन आज हम देखने वाले हैं गाचुको तक एपिसोड नंबर 15। एपिसोड की स्टार्टिंग में रोडो रेडर्स की लीडर से पूछता है कि वो कहाँ पर है और उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। इंजन रेडर से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर रोडो को पकड़ने आए थे लेकिन हम लोग रोडो के साथ गिफ्ट में तुम्हारे पास आ गए। गीता इंजन से बोलते हैं कि हम लोग गिफ्ट हैं। रियो कहती है सभी लोगों को फ्री की चीजें पसंद है तो गीता कहती है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो जंग कहता है प्रॉब्लम को सही करने का अच्छा तरीका नहीं है। इंजन सभी रेडर्स से पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। रेडर्स का लीडर रोडो से कहता है कि ग्राउंड पे जितने भी लोग हैं वो लोग हमेशा अलर्ट पर रहते हैं और ये वजह जिस वजह से ये क्लीनर्स रोडो को अकेला नहीं छोड़ते और इसी रीजन की वजह से ये लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। रेडर्स का लीडर कहता है उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ ही हो सकता है। तब यहाँ पे अचानक से कचरा आने लगता है लेकिन यहाँ पर रोडो को कोई पकड़ लेता है और क्लीनर्स को कोडे से काफी प्रॉब्लम होने लगती है और क्लीनर्स कोडे के साथ ही बहने लगते हैं। रंग अपने स्टॉक में जैसे अपने आप को जगह पे रोक लेता है। इंजन भी अपने बाइट इंस्ट्रूमेंट की वजह से बच जाता है और कोडे को अपनी चीज से जाने दे रहा होता है। कोडे की वजह से ये लोग अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। अगले सीन में रोडो को एहसास होता है कि उसके साथियों में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। रोडो रेडर्स के लीडर से पूछता है कि उसने सभी क्लीनर्स को कहाँ भेज दिया। ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी काम की नहीं है, उसने लोगों को कहाँ पर फेंका है। और अब यहाँ पर 4 पोर्टल खुलते हैं और अब यहाँ पर जितने भी रेडर्स होते हैं वो सारे लोग अब क्लीनर्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ से राजा जेवर रोडो से कहता है जो तुम्हारे साथ गिफ्ट आए थे अब उनको हम देखने जा रहे हैं और तुम यहाँ पर बॉस का एंटरटेनमेंट करना। और अब यहाँ पर रेडर्स का बॉस रोडो का अकेला होता है। वो बोलता आमा और आमा ही तुम्हारे गुस्से का रीजन है। दूसरे सीन में हमें जनका को दिखाया जाता है जिसके सामने एक पोर्टल खुला होता है। दोबारा से हमें रेडर्स के बॉस को दिखाया जाता है और वो रोडो का अपना नाम बताता है। उसका नाम है जॉर्डन टाइफोन। जॉर्डन रोडो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर स्फीयर को हराना चाहता है। रोडो जॉर्डन की बात सुनता है। इस बात को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। जॉर्डन रोडो से ये भी कहता है जॉर्डन और रोडो के गोल एक ही हैं लेकिन जॉर्डन रोडो को यही बताता है कि आज तक उसने कभी स्फीयर को नहीं देखा है और उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। जॉर्डन रोडो से यही पूछता है कि वो अब यहाँ पर क्या सोच रहा है। रोडो जॉर्डन को कुछ बताता तो नहीं है लेकिन वो भी स्फीयर को नीचे लाना चाहता है यानी कि स्फीयर को खत्म करने के बारे में। लेकिन रोडो जॉर्डन से ये भी कहता है कि वो अपने क्वेश्चन को बदले ना। रोडो जॉर्डन से पूछता उसने क्लीनर्स के साथ क्या किया और एमओ के साथ क्या हुआ है लेकिन जॉर्डन रोडो से कहता है अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो क्योंकि जॉर्डन अपने हिसाब से रोडो को आंसर दे चुका है लेकिन अब बारी है रोडो को आंसर देने की। रोडो का समझ नहीं आता कि आखिर जॉर्डन की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। रोडो जॉर्डन से कहता है उसको फाइट करनी होगी तो वो तैयार है। जॉर्डन रोडो से पूछता है क्या वो क्या चिंता करता है क्लीनर्स की और एमओ के बारे में और वो ये भी जानना चाहता है उसने आखिरकार क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों किया। रोडो ये कहता है उसने क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया
ताकि वो स्पेयर में वापस जा सके। जॉर्डन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है क्या तुम सच में उनकी मदद से स्पेयर में वापस जा सकती हो? जॉर्डन फ्रोडो को बताता है कि मैं इसका ये काम नहीं है कि वो लोगों को वापस स्पेयर में भेजे, वो लोग बस तुम्हारे लिए मदद कर रही है क्योंकि तुम्हारा काम उनके काम से मैच कर रहा है। जॉर्डन ये भी कहता है जिस हिसाब से अभी का माहौल है उन सब चीजों से भी फ्रोडो खुश नहीं है और तुम्हें अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ और चाहिए। अब हमें दूसरे सीन में रियो को दिखाया जाता है जो अकेले एक अलग जगह पे खड़ी होती है। रियो ये भी सोच रही होती है बाकी सब कहाँ पर गए। वो यहाँ पर अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन तब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अगले सीन में इंजन दिखाया जाता है, इसके सामने एक रेडर होता है। अगले सीन में ब्रो सेंटा और डी सेंटा दिखाई जाती है जिनके सामने भी एक रेडर होता है। अगले सीन में जेवर दिखाता है जो जनका के सामने होता है। जेवर जानका से कहता है तुमसे मिले काफी समय हो गया। जानका अपने वाइट सूट को एक्टिवेट कर लेता है और उसको दिक्कत जेवर भी अपना वाइट सूट एक्टिवेट कर लेता है। जानका आता है जिस समय उसके सामने आया उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया, ये रेडर्स क्या प्लान कर रहे हैं। अब इसके दिमाग में बस ये चल रहा है मारो या मरो। अब यहाँ पर जानका और जेवर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जानका से लड़ते समय जेवर कुछ हरकतें कर रहा होता है, आखिरकार ये आवाजें कैसी आ रही हैं और तभी दूर जाके यहाँ पे बैठ जाता है। उसके सामने कोई चीज बुलबुले बना रही होती है। आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है जो यहाँ पे बुलबुले बना रही है। चलो यहाँ पे से टच करके देखा जाए। जैसे यहाँ पर वो चीज को टच करता है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म लगती है। अब यहाँ पर जेवर के किलो होते हैं उनका यहाँ पर रंग बदल चुका होता है। इनका नोटिस कर लेता है जेवर के जो किलो है वो सेम उसी फ्लूट की तरह दिख रही है। जावर जनका को बताता है कि उसके राइट क्लो में पॉइजन है, लेकिन जब वो नए पॉइजन का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लेफ्ट क्लो में आ जाती है। जेवर जनका से ये भी कहता है कि वो उसके टैक्स को कितनी देर तक रोक सकता है और ये कहते ही वो जनका की तरफ पॉइजन को फेंक देता है। अगले सीन में गीता दिखाई जाती है और वो भी यहाँ पर अकेली होती है, लेकिन तभी वो देखते उसके पास एक कॉकरोच आ गया है और वो उस कॉकरोच को देखकर काफी खुश होती है और वो उस कॉकरोच से डरती नहीं है। लेकिन हमें अगले सीन में रियो दिखाई जाती है जो कॉकरोच से काफी डर जाती है। उस कॉकरोच को भगाने के बाद रियो सामने वाले रेडर को बताती है वो कीड़े मकोड़ों से डरती नहीं है, लेकिन कभी कभी उनसे काफी डर जाती है। ये रेडर रियो से कहती है कि वो किनेल के साथ काम करती है लेकिन वो कॉकरोच को देख के डर गई। अगले सीन में जानका को दिखाया जाता है थोड़ी बहुत चोट आई होती है, लेकिन आप जेवर के अटैक को डॉज कर लेता है। अब जानका जमीन के बड़े से टुकड़े को उखाड़ कर जेवर की तरफ थ्रो कर देता है। जानका ये भी कहता है जेवर से लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगले सीन में इंजन को दिखाया जाता है वहाँ पर काफी बोर हो रहा होता है और बोलता है जो उसके सामने रेडर है वो आगे बढ़ी नहीं लड़ने के लिए। एंजल उस रेडर से बोलता है कुछ तो बोलो, मैं यहाँ पर अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, कम से कम ये तो बताओ तुम करना क्या चाहते हो। एंजल आप उससे बात तो कर रहा होता है लेकिन वो रेडर कुछ भी जवाब नहीं देता। एंजल आप उस रेडर से ये भी कहता है कि एंजल यहाँ पर बस अकेला है और अगर रेडर पे दोस्तों को बुलाना चाहता है तो बुला सकता है और उनके साथ मिलकर अटैक भी कर सकता है। ये रेडर पे मन ही मन कहता है जो उसके सामने बंदा हो काफी औसम है। दोस्तों से ब्रोसेंटा कह रहा होता है हम लोग है कहाँ पर और शायद से यहाँ पे ये गुफा है, लेकिन आप उनको ये पता हो यहाँ पर बाहर नहीं निकले हैं। ये रेडर इनसे कहता है अब इस टाइम हम अंडरग्राउंड है। दूसरे सीन में रियो अपने कम्युनिटर के वजह से दूसरों से बात करना चाहती है, लेकिन वो देखते उसका कम्युनिटर काम ही नहीं कर रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड में है। अब ये रेडर रियो को बताती है कि चोटर का पहला ऑर्डर ये था रोडो के साथ जो भी ऐसे हराना है। अब ये रेडर पर नाम बताती है, इसका नाम होता है नॉट दे। ये रेडर बार बार रियो को स्मॉल किटन बुला रही होती है। रियो उससे बोलते उसे किटन बुलाना बंद कर सकती है क्या, उसका नाम रियो रियो ही ठीक रहेगा। नॉट दे रियो से बोलती है, वो इस फाइट को लेकर सीरियस नहीं होती है तो उसके चक्कर में उसके दोस्तों को दिक्कत होगी। अब रियो फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने वाइट सूट को एक्टिवेट कर लेती है। अब रियो से अटैक कर देती है। नॉट दे से बच तो जाती है लेकिन थोड़े से उसके बाल कट जाते हैं। रियो नॉट दे से बोलते उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियो को अपनी सीजर पे ब्लड पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके बालों की कोई गारंटी नहीं ले सकती। रियो से बोलते तुम्हारा वाइट सूट एक कंगा है तो, और नॉट दे अपने बालों से फाइट करती ही होगी। रियो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर से हमें जानका दिखाया जाता है। जानका जेवर से कहता है वो जानता है कि जेवर ठीक है और वो छुपना बंद करके सामने आए, लेकिन आप जेवर की आवाज आई नहीं रही होती है। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने तेली से हरा दिया। अब जानका अब जाके देखने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है जेवर के साथ। जानका देखता है जेवर अभी भी उन पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। जेवर अब बाहर निकलता है और अब जेवर का वाइट सूट भी काफी बड़ा हो गया है। जेवर जानका से कहता है कि जानका ना उसको पूरी तरह से मजबूर कर दिया अभी पूरे पावर इस्तेमाल करने के लिए। और जेवर के वाइट सूट को देखने के बाद जानका सोचने लगता है कि क्या अभी तक जेवर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। जेवर जानका से कहता है अब वो भी अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। अब हमें अगला सीन रियो को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे कमजोरी फील कर रही होती है क्योंकि सेडर के बॉल को छूने के बाद उससे बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। रियो नॉट दे से कहती है उसके बाल बिल्कुल भी सिल्की नहीं है। नॉट दे रियो को बताती है कि एक प्लास्टिक की कंघी अगर बहुत समय तक बालों पे चलाए जाए तो वो चीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और जो उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट है वही प्लास्टिक से बना हुआ है और नॉट दे के बालों से बिजली निकलने लगती है। और इसी से पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।